वैभव जी का बहुत बहुत स्वागत है सागर मंथन में आप आए। और अब मैं हितेश शंकर जी से अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर आएं और इस सत्र का संचालन करें। पहले तो आपका ढेर सारा स्वागत है। आपने अपने धन्यवाद। जिस बिजी शेड्यूल में से समय निकाला है वो मैं जानता हूं। आज हमारे साथ यहाँ पर कॉलेज के बहुत सारे बच्चे हैं। मैं आपको 20-25 साल पीछे ले जाता हूं, इन बच्चों की उम्र में ले जाता हूं। ये वो समय था जब इस देश ने सुशासन का पहली बार साक्षात्कार करना शुरू किया। आप युवा पीढ़ी में से पॉलिसी मेकर्स के करीब, थिंक टैंक्स के करीब रहकर ये सब देख रहे थे। पहला आपका अनुभव नीति निर्माताओं के साथ कैसा था और कैसे वो शुरू हुआ? You have to on it first. Give it to me. धन्यवाद हितेश जी। आपका बहुत बहुत आभार, आपने मुझे यहाँ आपके साथ अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। मुझे याद है मैं 1999 में पहली बार दिल्ली में आने के बाद अलग अलग सरकार के पॉलिसी मैटर्स के साथ एसोसिएट होना शुरू हुआ और सरकार और नीति निर्धारण के साथ जुड़ना शुरू हुआ। और वही समय था जब भारत ने पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट का दौर भारत में पहली बार शुरू हुआ। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने और उसके बाद 13 महीने के लिए और फिर पूरा 5 साल का अपना टर्म उन्होंने पूरा किया। ये वही समय था कि जब भारत ने पूरी दुनिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को भी आगे बढ़ाना शुरू किया था। और भारत के इतिहास में 1990 के दशक के बाद प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए और उस समय के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को सब लोग काफी उस बात का क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने उस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाया और वो निश्चित रूप से उन्होंने उसकी शुरुआत की। लेकिन मुझे लगता है अगर भारत को सही मायने में एक इकोनॉमिक पेडिस्टल पर अगर किसी ने रखा तो वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने रखा। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि वो दौर ऐसा था कि 90 के दशक में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात शुरू हुई, उस दिशा में पहल शुरू हुई। और 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए वो कई मायने में मजबूरन आए, हमारी मजबूरी के कारण शुरुआत हुई। तो मरता क्या ना करता वाली स्थिति में हमारे देश की सरकार थी और इसलिए पॉलिसी मेकर्स को मजबूरी में कठिन निर्णय लेने पड़े और रिफॉर्म्स की एक श्रृंखला शुरू करनी पड़ी। लेकिन उसके बाद जब देश की इकोनॉमी को अलग पेडिस्टेबल जिसको कहते हैं ले जाने की आवश्यकता आई, तब हमारा देश का सौभाग्य रहा कि हमारे देश में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे एक विजनरी प्रधानमंत्री हमें प्राप्त हुए। और ये मैं इसलिए नहीं केवल कह रहा हूं कि आज हम अटल जी के जन्म दिवस पर उनको याद कर रहे हैं, बट कई ऐसे छोटे छोटे घटनाएं हैं जिसके कारण इस देश में वो पॉलिसी मेकिंग में वो बदलाव आया। जैसे अटल जी की अगर बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन इस देश में माना जाता है इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, तो जो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम अटल जी के समय शुरू हुआ वो ऐसा प्रोग्राम था जो इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम था। 1947 के बाद इतना बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट का, इकोनॉमिक पुश देने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश देने के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम आज तक कभी नहीं हुआ था। और जैसे अटल जी भी हमेशा कहते हैं, मुझे याद है 1999 में जब वो प्रधानमंत्री करके फिक्की की एनुअल जनरल मीटिंग में पहली बार उस समय गए और फिक्की इंडिया का एक बड़ा बिजनेस चेंबर होने के कारण और उसमें प्रधानमंत्री के नाते उन्होंने कुछ कहना था, तो उस समय के अखबारों ने भी इस बात को काफी रिपोर्ट किया था कि उस समय वित्त मंत्री से उन्होंने चर्चा की कि मैं बिजनेस इंडस्ट्री के सामने जा रहा हूं और मैंने क्या बताना चाहिए। तो उन्होंने कहा जी बिजनेस और इंडस्ट्री आपसे अपेक्षा करती है कि
उनकी क्षमता है काम करने की, उनकी क्षमता है आगे बढ़ने की, लेकिन उसके लिए जो आवश्यक मसल पावर है वो उनके पास नहीं है। तो हम क्या मसल पावर सरकार दे सकती है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप हमारे देश में जगह जगह पे उपलब्ध है, लेकिन क्या वो मसल पावर देने का काम हम कर सकते हैं? और उस समय अटल जी ने सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम की घोषणा की, और वो केवल बड़ा प्रोग्राम अनाउंसमेंट की बात नहीं थी, तो वो एक बड़ा टैक्टिकल शिफ्ट था हमारे देश की पॉलिसी मेकिंग में, क्योंकि तब तक हमारे यहाँ जरूरत के हिसाब से काम बनते थे कि आज जरूरत है तो ये सड़क खराब हो गई तो उस सड़क को बनाओ, कहीं स्टेडियम बनाने की आवश्यकता है, कहीं रेलवे बनाने की आवश्यकता है, रेलवे लाइन बनाने की आवश्यकता है। बट एक प्रोग्रामेटिक अप्रोच पहली बार अटल जी के नेतृत्व में भारत सरकार में लिया गया, जो पॉलिसी मेकिंग में एक बहुत बड़ा शिफ्ट था, और जिसके कारण उसके बाद का आज हम लगभग 22-25 साल उस घटना को हो गए, और 25 साल तक उस शिफ्ट का इम्पैक्ट आज भी हमको दिखता है। आज भी देश भर में कहीं भी इस प्रकार का नया डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें वो प्रोग्रामेटिक अप्रोच पॉलिसी में दिख रहा है बार बार। तो मुझे लगता है ये उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है पॉलिसी मेकिंग पे। बहुत आपने जिस ओर इशारा किया, मैं खासतौर से हमारे साथ जो युवा साथी हैं, सड़क के मामले में इस देश का, और यहाँ तक कि इस देश की राजधानी की स्थिति भी ये थी कि चुनाव आने वाले हैं तो मरम्मत सड़कों की होगी, उनको चमकाया जाएगा, उससे पहले उनका कोई हाल लेने वाला नहीं होता था। किंतु आज हम जो बड़े फ्रेट कॉरिडोर्स की बात देख रहे हैं, नेशनल हाईवेज की बात देख रहे हैं, मुझे ध्यान है कि उस समय पहली बार ये मॉडल अंत्योदय से कैसे जुड़ा, क्योंकि जो खेत किसान, जो काश्तकार है, पेरिशेबल गुड्स, जो जल्दी खराब होने वाली सब्जियां हैं पैदा करते थे, उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो उस समय शुरू हुई, तो वो कैसे एक छोटी सी पगडंडी थी, सड़क के मामले में आपकी नीति कैसे, और मैं ये विकास जो होता है वो क्षणिक नहीं होता, एकाएक नहीं होता, उसकी एक सतत यात्रा होती है, जैसे रिले रेस होती है, ये स्प्रिंट नहीं है। तो मैं उस यात्रा को समझना चाहूंगा कि अटल जी से पहले देश की सड़कों की स्थिति क्या थी, सड़क निर्माण की दर क्या थी, उन्होंने क्या दिशा दी स्वर्णिम चतुर्भुज, और आज हम कहाँ खड़े हैं, उसका एक थोड़ा सा चित्र मैं चाहूंगा कि आप हमसे साझा करें। बिल्कुल, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि जब तक ये नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की घोषणा होकर क्रियान्वयन नहीं हुआ, तब तक हमारे देश में सड़कों की स्थिति, मतलब अगर हमारी बोलचाल की भाषा में कहा जाए तो सड़कों का कोई माय बाप नहीं था। राज्यों के ऊपर सड़कों को छोड़ दिया गया था, और कोई नेशनल प्लानिंग जिसको कहते हैं ऐसे सड़कों की नहीं थी। सड़क या इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व केवल इसलिए नहीं है क्योंकि हमें मूवमेंट करना है या हमें इधर जाना है उधर जाना है। देखिए, जैसे माननीय अटल जी ने भी कहा था, और अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस बात को बार बार दोहराया है, इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क जो है, जो देश को चलाता रहता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क ये शरीर की धमनियों की तरह है। जब तक वो सही तरीके से, बहुत स्ट्रांगली, बहुत पॉजिटिवली जब तक मूवमेंट नहीं करेगा, तब तक हमारा शरीर बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर सकता, अच्छी तरह से काम नहीं कर सकता। जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि कहीं हमारा किसान खेत में कुछ पका रहा है, उगा रहा है, उसको बनाया हुआ, चाहे वो सब्जी हो, चाहे फल हो, चाहे अनाज हो, उसको मार्केट तक ले जाने के लिए जब तक उसको एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत हुई तब हम सब लोग लेह, मनाली, जम्मू कश्मीर सबकी बातें सुनी है। मनाली से लेह जाने वाले रास्ते में मनाली के आगे अब एक नया अटल टनल बना है जिसका उद्घाटन हुआ, और देश भर में उसके यूट्यूब पे और टीवी चैनल्स पे और सब जगह बहुत चर्चा आई, और मुझे लगता है ज्यादातर लोगों ने वो देखा होगा। और आजकल लोग उसको देखने के लिए टूरिज्म, मतलब अटल टनल टूरिज्म बन गया है, इतना लोग वहां देखने जाते हैं। उसकी शुरुआत 2002 में हुई थी। उसका फाउंडेशन माननीय अटल जी प्रधानमंत्री थे तो 2002 में किया था। अब वो टनल का महत्व क्या है? लेह लद्दाख और कारगिल का युद्ध हम सबको पता है। कारगिल का युद्ध अटल जी के जब प्रधानमंत्री थे उसी समय कारगिल में युद्ध हुआ था। उस कारगिल युद्ध तक हमारे देश की पाकिस्तान के साथ अंडरस्टैंडिंग की कि जो हमारे हाई
पोजीशन आउटपोस्ट है जहां पे साल में 6 महीना बर्फ होती है, -40 डिग्री होता है, -30 डिग्री होता है, और जहां रहना बहुत मुश्किल है, जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। ऐसे पोस्ट को भारत और पाकिस्तान दोनों देश अपने अपने सैनिक बर्फ पड़ने के बाद नीचे बुलाते थे, वापस बुलाते थे। लेकिन जब कारगिल युद्ध हुआ और हमको हमारे पड़ोसी देश ने धोखा दिया, और वो कहानी सबको पता है, तब एक स्ट्रेटेजिक निर्णय लिया गया कि हमको साल भर वहां सैनिकों को पोस्ट रखना पड़ेगा। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि 6 महीने सैनिकों तक एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है, किसी सैनिक तक आप अनाज भी नहीं पहुंचा सकते, दवाई बहुत दूर की बात है, आर्म्स एम्युनिशन नहीं पहुंचा सकते। तो सैनिकों को 6 महीने तक उन बंकर्स में रहने के लिए छोटी से छोटी और बड़ी सी बड़ी चीज हमें 6 महीने स्टोर करके रखनी पड़ती है, चाहे वो बैटरी हो, चाहे वो जनरेटर चलाने के लिए डीजल हो, चाहे वो अनाज हो, चाहे खान पान हो, चाहे कपड़े हो, चाहे जूते हो, चाहे दवाई हो, चाहे ईसीजी मशीन हो, चाहे ईसीजी का प्रिंट आउट हो, चाहे सैटेलाइट फोन की बैटरी हो, चाहे कोल्ड क्रीम हो, चाहे हेयर ऑयल हो, हर चीज 6 महीने के लिए हमारे जवानों को स्टोर करनी पड़ती है। इमेजिन द अमाउंट ऑफ प्रेशर वी पुट ऑन आवर रिसोर्सेज एंड आवर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर आवर सोल्जर्स टू लिव देयर। तो ये 2 टनल बनने के कारण 365 दिन रास्ता खुल गया। अब आपकी स्टोरेज की जिम्मेदारी कम हो गई। तो इस प्रकार के बहुत स्ट्रेटेजिक और इम्पैक्टफुल पॉलिसी इंटरवेंशंस की आवश्यकता उस समय हमारे देश में थी। और नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम की बहुत चर्चा होती है क्योंकि वो बहुत लोगों को दिखता है, लेकिन मुझे लगता है अगर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अटल जी के नीति निर्धारण का रहा है वो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। उस योजना के कारण हमारे देश में हर गांव में आज पक्की सड़क बनना शुरू हो गया। इस देश में 600 से अधिक जिले हैं, लाखों गांव है, 2 लाख से अधिक गांव है, उस हर गांव में कंक्रीट की या टार की सड़क बन रही है और लोगों की एक्सेसिबिलिटी हुई है। प्रधानमंत्री वाजपेयी के एनडीए गवर्नमेंट की एक बड़ी सफलता थी सर्व शिक्षा अभियान। उस सर्व शिक्षा अभियान की सफलता का एक बड़ा कारण था क्योंकि हम गांव गांव में सड़क पहुंचा सके। केवल गांव में सड़क पहुंचने के कारण सर्व शिक्षा अभियान, आप सब लोगों ने उस समय सुना होगा, स्कूल चले हम नाम से एक बहुत बड़ा कैंपेन चला था बच्चों को स्कूल में ले जाने के लिए। और उस सर्व शिक्षा अभियान के कारण 2 साल में जो स्कूल में ड्रॉप आउट था स्टूडेंट्स का, वो 60% से घट गया था। द ड्रॉप आउट हैज गॉन डाउन बाय 60%, स्कूल ड्रॉप आउट। तो ये जो इम्पैक्ट दिखा, वो हो सकता है स्कूल ड्रॉप आउट का इम्पैक्ट दिखा हो, लेकिन उसके पीछे जो जमीन पर काम किया था वो ग्राम सड़क योजना ने काम किया था। क्योंकि हर गांव में हम सड़क पहुंचा पाए तो उसके कारण स्कूलों तक पहुंच पाए, स्कूल में टीचर पहुंच पाया, स्टूडेंट्स को जाने के लिए आसानी हो गई, बस जाना शुरू हो गई। ये तो हो गई जो उससे मतलब जिस पर दृष्टि सहज नहीं जाती वो सारे इम्पैक्ट हो गए। मगर जिस ओर सबसे पहले नजर जाती है, मैं उस कहानी को थोड़ा समझना चाहूंगा। सड़क को जब मीडिया की नजर से देखें, समाज की परेशानियों की नजर से देखें, तो हम सबसे पहले देखते थे कि एक समय था कि राजनीति में भ्रष्टाचार का रास्ता अगर कोई जाता था वो सड़क निर्माण से होकर जाता था। वो जनता के लिए ड्राई विषय हो, राजनीति के लिए एक बड़ा दुधारू विषय था वो। आप एक लंबे समय से इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचे के विकास से आप जुड़े हुए, मैं विशेष प्रश्नों पर भी आऊंगा, मगर सड़क निर्माण में पहले भ्रष्टाचार की स्थिति कैसी थी और आप क्या बड़े काम हुए किस तरह से कि इतनी अच्छी सड़कें, कम समय में सड़कें बनने लगी, उसके लिए क्या क्या किया? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, 2002 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अटल टनल का फाउंडेशन किया था, उसकी नींव रखी थी और उसको बनने में 2017 साल लग गया, 15 साल उसको लगा। उसका एकमात्र कारण है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत लंबा समय तक पॉलिसी पैरालिसिस रहा, और पॉलिसी पैरालिसिस के जो आउटकम होते हैं वो यही होते हैं कि उसके कारण आपका भ्रष्टाचार बढ़ेगा, उसके कारण फेवरेटिज्म बढ़ेगा, उसके कारण पॉलिसी पैरालिसिस पे मुझे अटल जी की एक पंक्ति याद आती है। नरसिंह राव जी की सरकार थी और सदन में जब निर्णय नहीं लिए जा रहे थे तो प्रधानमंत्री जी का एक कथन आया कि निर्णय ना करना भी एक तरह का निर्णय है। इसके बाद अटल जी ने बोला कि जिस देश में
कर्म की प्रधानता रही हो, वहां अकर्मण्यता को आप स्थापित करने के लिए ऐसा बयान देंगे। मुझे अटल जी याद आते हैं, उन्होंने उसे अंडरलाइन किया था कि ये कर्म प्रधान देश है। तो ये पॉलिसी पैरालिसिस बिल्कुल क्यों था आपने, और इसमें हित कैसे जुड़े हुए मैं थे? बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे माननीय सुरेश प्रभु जी ने शुरुआत में कहा कि गवर्नेंस सही मायने में इम्पैक्ट करता है गवर्नमेंट कैसा काम करती है उसका, और इसलिए माननीय अटल जी का जो कंट्रीब्यूशन है गवर्नेंस में, आपने जैसे कहा बिल्कुल सही है कि निर्णय ना होना। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। 2014 में जब नई सरकार बनी और नेशनल हाईवे में हम लोगों को काम करने का मौका मिला, तब हमारे देश में 300 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो या तो डिलेड थे या रुक गए थे या जिसमें कॉस्ट ओवररन हो गया था, और उसके कारण लगभग 3 लाख करोड़ का इंपैक्ट हमारे देश में आया हुआ था। अब जैसे आपने कहा, निर्णय न करने के कारण स्वाभाविक रूप से कॉस्ट ओवररन होता है। कॉस्ट ओवररन होने के कारण जितने स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको फायदा होता है। जो ट्रांसपेरेंसी लाने की बात है, जो हमारे देश की कैपेबिलिटी बनाने की बात है, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1999 में शुरू किया, हमारे देश में हम सब लोगों ने पहली बार देखा कि बड़ी बड़ी मशीन से सड़कें बनने लगी। ये पॉलिसी इंटरवेंशंस के कारण, टेक्नोलॉजी को लाने के कारण, ट्रांसपेरेंसी लाने के कारण इस देश में तेजी से काम शुरू हुआ। जो काम केवल 5 साल में 5,500 किलोमीटर से ज्यादा का सड़क निर्माण माननीय वाजपेयी जी के सरकार में हुआ, और वहां से लेकर अगले 10 साल तक केवल 10-11 किलोमीटर पर डे का सड़क निर्माण होने लगा। तो ये जो इम्पैक्ट है वो केवल पॉलिसी पैरालिसिस से आता है, और जैसे आपने कहा बिल्कुल है, और पॉलिसी पैरालिसिस का पहला ड्राइव होता है करप्शन। करप्शन के कारण ही पॉलिसी पैरालिसिस होता है, क्योंकि निर्णय ना करने से ही तो निर्णय करने पे फायदा मिलता है। तो इसलिए ये निश्चित रूप से बहुत एक इसका ये नेक्सस है, ये बहुत ही खतरनाक नेक्सस है जिसने इस देश को बहुत नुकसान किया है। मैं खासतौर से आधारभूत ढांचे की बात करता हूं, आपकी विशेषज्ञता है उसमें। यदि हम देश में जनोन्मुखी राजनीति का आरंभ बिंदु, सत्ता का समाज के लिए, सरकार के लिए नहीं, सरोकार के लिए, उसका अगर बदलाव देखते हैं तो वो उसका एक आरंभ बिंदु है। वहां से यात्रा शुरू होती है, छोटी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़क छोटी होगी, व्याप बड़ा है, मगर बाद में जो इसका स्केल बढ़ा है और दुनिया में किस तरीके के रिकॉर्ड्स हमने कायम किए, आज का क्या चित्र है, वो मुझे लगता है कि हम समझना चाहेंगे कि सिर्फ खाली आंकड़े आप कुछ बताएंगे तो तुलनाएं हमारे मैं सामने निश्चित स्पष्ट होंगी। बताऊंगा। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। 99 में जिसकी शुरुआत हुई, उसके कारण हमारे देश के सामने एक बड़ा लक्ष्य आया। उसके कारण हमारे देश में हम बड़ा काम भी कर सकते हैं, ऐसा सपना देखने की क्षमता हमारे देश में बनी, और उसका इम्पैक्ट आज हम पिछले 10 साल में देखते हैं। पिछले 10 साल में हमारे देश में 25 लाख करोड़ के नेशनल हाईवे के काम चल रहे हैं। 2014 में जहां 2014 के मुझे लगता है ये इतना बड़ा आंकड़ा है इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, जिसका आने वाले साल में बजट में कैसा द्विगुणित होगा, उस वो इम्पैक्ट में थोड़ा सा उसी में बताता हूँ। 2014 में जब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो उस समय कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हाईवे पे था, मंत्रालय का बजट था, वो लगभग 27,000 करोड़ था। और पिछले साल जो वित्त मंत्री ने बजट अनाउंस किया, उसमें बजट प्रोविजन 2 लाख करोड़ की थी।
मैं जो बार बार प्रोग्रामेटिक अप्रोच कह रहा हूं पॉलिसी मेकिंग में, उसका मेजर इंपैक्ट, जैसे छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता हूं। कोई भी प्रोजेक्ट अप्रूव होता है, सड़क बनाने का हो, नई रेलवे लाइन बनाने का हो, तो उसकी सरकार में पद्धति ऐसे थी, संजय जी यहाँ है, उनको तो सरकार में कैबिनेट में रहे, उनको सारी ये जानकारी है, सुरेश प्रभु जी को भी जानकारी है। तो कोई भी प्रोजेक्ट अप्रूव होता है तो पहले वो मंत्रालय अपनी नोट बनाता है, फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजता है, फिर बजट अप्रूव होता है, फिर वो अप्रूव किया हुआ बजट फिर वो सरकार उसका टेंडर निकालती है और सड़क बनाने का काम शुरू होता है। फिर उसके लिए जमीन अधिग्रहित होती है, एनवायरमेंट क्लियरेंसेस लिया जाता है। अब ये सारी प्रक्रिया को 2 से 2.5 साल लगता है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक वन गो में एक कैबिनेट डिसीजन में कहा कि हम देश में ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ऐसे 5000 किलोमीटर का सड़क का निर्माण करेंगे। एक कैबिनेट नोट में बजट के साथ कंप्लीट अप्रूवल सड़क निर्माण मंत्रालय को दिया और नेशनल हाईवे अथॉरिटी की स्थापना की। उस एक डिसीजन से हमारी गवर्नेंस की कितनी सिंप्लिसिटी हुई, कितनी ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस हमने कम कर दी। एक अप्रूवल के कारण उसके बाद उस मंत्रालय को केवल सड़क का टेंडर निकाल के काम शुरू करना था। अब ये छोटी छोटी जो बातें होती है, आज हम कहते हैं कि हमारे देश में चीजें होती क्यों नहीं है, निर्णय होते क्यों नहीं, उसका एक सबसे बड़ा कारण होता है ये जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस होती है, जो ब्यूरोक्रेटिक चैलेंजेस होती है। गोवा के यहाँ इतने बच्चे बैठे हुए, कई सालों से गोवा में एक मांडवी ब्रिज बनने के बाद दूसरा ब्रिज बनने में 6 साल लग गए थे। आज पिछले 3 साल में जुआरी पे आपका नया ब्रिज खुलने वाला है। कल ही यहाँ के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि वो ब्रिज का उद्घाटन 29 तारीख को वो करेंगे। अब वो देश का सबसे पहला क्रिक पे बना हुआ वाइडेस्ट ब्रिज है और वो इतना यूनिक ब्रिज बन रहा है कि केबल स्टेड ब्रिज है और उस पे 120 मीटर पर एक ऑब्जर्वेटरी बन रही है, जो आने वाले दिनों में गोवा का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट बनने वाली है। क्योंकि वहां केवल ऑब्जर्वेटरी भी जाने के लिए लोग 1000 रुपए जाकर ऑब्जर्वेटरी पर जाएंगे और वहां पूरे गोवा का ऊपर से दर्शन होगा। तो मुझे लगता है ऐसा जो यूनिक इम्पैक्ट आया, वो आज हम उसका इम्पैक्ट केवल देख रहे हैं, लेकिन उसकी शुरुआत जो की वो एक छोटा सा डिसीजन था प्रोग्रामेटिक अप्रोच का। या जैसे उस समय माननीय नितिन जी की अंडर एक कमेटी बनी थी, नितिन गडकरी जी के अंडर, जिसने ये नेशनल हाईवे डेवलपमेंट और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारूप बनाकर सरकार को दिया था। और नीति आयोग में और माननीय प्रधानमंत्री नीति आयोग के उस समय योजना आयोग के चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनके सामने इस पर चर्चा चल रही थी कि हम ये प्रोग्राम अनाउंस करें। और स्वाभाविक रूप से सभी जो अधिकारी थे उन्होंने कहा साहब सरकार के पास इतना पैसा कहाँ है, हम इतनी सड़कें कहाँ से बनाएंगे। तो उस समय माननीय वाजपेयी जी ने कहा कि देश की जनता ने मुझे चुन के दिया है देश का भाग्य और भविष्य बदलने के लिए, वर्तमान और भविष्य बदलने के लिए मुझे चुन के दिया है। अगर आज मैं निर्णय नहीं करूंगा तो भविष्य मुझे कभी माफ नहीं करेगा। और उन्होंने एक छोटा सा निर्णय किया कि हम पेट्रोल पे एक छोटा सेस लगाएंगे और जिसका पैसा केवल सड़क निर्माण में जाएगा, और उसकी व्यवस्था करके नेशनल हाईवे और ग्राम सड़क योजना के लिए उसकी पैसे की व्यवस्था की। और उसमें अटल जी को क्यों स्टेट्समैन कहा जाता है या बड़ा विजनरी कहा जाता है कि उन्होंने ये करते समय, मैं केंद्र में हूं तो सारा पैसा केंद्र में लेके सड़क बनाऊंगा, ये उन्होंने नहीं किया। उन्होंने फेडरलिज्म का भी उतना ही महत्व समझते हुए राज्यों को भी उसका शेयर दिया और उसके कारण हर राज्य में सड़क बनना शुरू हुआ। आज आप देखिए, आज राज्यों में कंपटीशन है, आज राज्य अपने एक्सप्रेसवेज बना। मैं एक बात कहूंगा कि अगर हम पहले देखते हैं देश में सड़क निर्माण की गति अगर देखते हैं तो पहले सरकारें थी सड़क नहीं बनाती थी, फिर सरकारें रास्ते पे आई सड़क बनाने लगी। मगर अभी मैं देख रहा हूं कि आप सड़क नहीं बना रहे, सड़क बनाने के रिकॉर्ड बना रहे हैं। आपके नागपुर में एक ब्रिज है, वो शायद उसका रिकॉर्ड बना है, उसके ऊपर मेट्रो चलती है। तो आप सिर्फ सड़क बनाते हैं या ताबड़तोड़ रिकॉर्ड? आपका ये ईयरली प्लानिंग में ये भी कुछ रहता है क्या? देखिए, जैसे मैंने कहा ना कि ये हमें, कैन वी ब्रिंग द चेंज इन द वर्क कल्चर। हमारे देश के वही अधिकारी है, वही इंजीनियर्स है, वही देश है, वही कंपनीज है, वही कॉन्ट्रैक्टर्स है। सीमेंट कार्टेल को तोड़ने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। तो आप ये सोचिए कि वही लोग आज विश्व रिकॉर्ड बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? गुजरात में ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा था तो गुजरात की एक कंपनी को वो 8 लेन सड़क बन रही है, कंक्रीट की सड़क बन रही है, तो उनको एक बहुत मतलब विड्थ उसकी काफी बड़ी होने के कारण उनको एक स्पेशल मशीनरी मंगानी पड़ी जो दुनिया में सबसे वाइडेस्ट रोड बनाने वाली मशीनरी है, और वो दुनिया में कहीं अवेलेबल नहीं थी, तो उनको स्पेशली ऑर्डर देके बनाना पड़ा। तो वो मशीन ऑर्डर करना अपने आप में एक रिकॉर्ड बना। तो जब वो आया तो उनके मन में आया कि हमने इतनी बड़ी मशीन ऑर्डर की है, वहां से एक स्पेशली हमारे लिए डिजाइन हुई है, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिसके कारण हमारा नाम विश्व में बने। तो उन्होंने 24 घंटे में
सबसे वाइडेस्ट और सबसे लंबा कंक्रीट रोड बनाने का रिकॉर्ड किया। जब उन्होंने रिकॉर्ड बनाया तो एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव कॉम्पिटिशन बाकी कंपनियों के बीच में शुरू हो गई। तो दूसरी एक कंपनी ने आजादी के 75 साल को देखते हुए 72 घंटे में 75 किलोमीटर की सड़क बनाने का रिकॉर्ड बनाया। तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव कंपटीशन इस देश में। ये 75 कितने समय में बताया आपने? 75 किलोमीटर 48 घंटे में। 48 घंटे में। और ये 75 किलोमीटर का, मैं 1 मिनट में पूरा करता हूँ, ये 75 किलोमीटर जो सड़क बनी 48 घंटे में, उसके कारण दुनिया में जो 25 किलोमीटर सड़क बनाने का रिकॉर्ड था कतार के पास, वो हमने ब्रेक किया। और वो इसको इतना आगे जाके हमने बेंचमार्क सेट किया कि अब शायद ही दुनिया में उस रिकॉर्ड को कोई ब्रेक कर पाएगा। जैसा आपने कहा, नागपुर में यूपीए सरकार के दौरान एक दिन में सड़क निर्माण की गति कितनी थी? जैसे मैंने कहा, जो लास्ट क्वार्टर 2014 का था, March 31 को जो खत्म हुआ, तब ईयर ऑन ईयर इट वाज अराउंड 11 किलोमीटर पर डे, बट द लास्ट क्वार्टर वाज अराउंड 2 to 3 किलोमीटर पर डे। 2 से 3 किलोमीटर। और आज हमारे देश में 35 किलोमीटर की सड़क रोज बन रही है। तो मुझे लगता है वो अपने आप में इतना बड़ा लिप फ्रॉग है जंप का। और पॉलिसी इंटरवेंशन, मुझे लगता है, देखिए हमारे देश की डेमोक्रेसी आज इतनी मैच्योर्ड है कि डेमोक्रेसी में हमारी सिस्टम्स काम करती है। सरकारें आती है, सरकारें जाती है, लेकिन काम चलता है। और हमारे देश की, चाहे वो एग्जीक्यूशन की व्यवस्था हो, गवर्नेंस की मैकेनिज्म हो, व्हाट इज द डिफरेंस दैट गवर्नमेंट कैन मेक, अ पॉलिटिकल गवर्नमेंट कैन मेक? द डिफरेंस दैट पॉलिटिकल गवर्नमेंट कैन मेक इज अबाउट द चेंज इन द वे गवर्नेंस इज डिलीवर्ड। और वो प्रायोरिटी जब तक पॉलिटिकल सरकार ऑब्जेक्टिवली देती नहीं है। मैं एक और उदाहरण आपको शेयर करूंगा, माफ चाहता हूं थोड़ा अगर मैं ज्यादा समय ले रहा हूं। नहीं, अभी माननीय सुरेश प्रभु जी थे 2014 में, जैसे मैंने कहा, हम रिव्यू कर रहे थे, तो हमें पता चला लगभग 100 से अधिक रेलवे ओवरब्रिज जो होते हैं, सड़क अगर रेलवे के ऊपर से जा रही है तो एक रेलवे ओवरब्रिज बनाना पड़ता है क्रॉसिंग को खत्म करने के लिए, रेलवे क्रॉसिंग को खत्म करने के लिए। तो लगभग 100 ऐसे ब्रिज थे जो पूरे नहीं हो पा रहे थे क्योंकि रेलवे से अलग अलग प्रकार की अप्रूवल्स में डिले हो रही थी। तो माननीय सुरेश प्रभु जी उस समय रेल मंत्री थे, उनके साथ हम बैठे कि और इसका क्या सोल्यूशन निकाला जाए। तो जब उस पर चर्चा हुई तो हमें पता चला कि रेलवे, भारत सरकार का एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय को अप्रूवल के लिए जब फाइल भेजता है तो वो फाइल 19 टेबल पे जाती थी, 19 टेबल पे। और हर टेबल पे उस पर अगर कोई कमेंट होता है तो वो ऊपर से नीचे तक वापस आती थी और फिर उसना ट्रेवल करती थी। तो सड़कों पे चलने के बजाय सारी सड़कें और सारे ब्रिज फाइलों में चलते थे, यहां से वहां तक। तो हमने कहा ये तो भारत सरकार का अच्छा, इसके अलावा एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय को चार्ज करता था, तो लगभग 35% कॉस्ट चार्ज करता था एक दूसरे को, दोनों मंत्रालय एक दूसरे को चार्ज करते थे। तो हमने कहा ये सरकार के एक जेब से पैसा निकालते हैं हम और दूसरे जेब में डालते हैं और इसमें समय बर्बाद करते हैं और दोनों एक दूसरे को चिट्ठियां लिखते हैं कि आपने हमारे इतने पैसे नहीं दिए, हमने आपके इतने पैसे नहीं दिए, रोज झगड़ा चलता था। तो हमने उनके साथ बैठकर एक MOU साइन किया रेलवे मंत्रालय और सड़क मंत्रालय के बीच में, और उस MOU को एक ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा स्टैंडर्डाइज किया ब्रिज अप्रूवल। और हमने निर्णय किया कि जहां सड़क पहले बनी है और बाद में रेलवे लाइन बन रही है वहां रेलवे ब्रिज बनाएगा, जहां रेलवे पहले और सड़क बाद में बन रही है वहां सड़क मंत्रालय ब्रिज बनाएगा, और कोई एक दूसरे को पैसा नहीं देंगे। और स्टैंडर्डाइज करेंगे हम डिजाइन को। अगर उस जगह की आवश्यकता के अनुसार अगर हमें स्टैंडर्डाइज कर डिजाइन को बदलने की आवश्यकता है तो ही डिजाइन का अप्रूवल होगा, अदरवाइज दोनों मंत्रालय स्टैंडर्ड डिजाइन यूज करेंगे। उसको ऑनलाइन हमने पोर्टल पे डाल दिया। केवल 3 महीने में 75 रेलवे ROBs के परमिशंस मिले। मुझे लगता है ये चेंज इन गवर्नेंस है। जब तक हमारी डिलीवरी नहीं बदलेगी तब तक हम हमारे देश के आखिरी व्यक्ति तक सुविधाएं कैसे पहुंचाएंगे, चाहे वो रेलवे हो, चाहे सड़क हो, चाहे एविएशन हो, चाहे वाटरवेज हो। जब तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं होगा, कहां से, आज बताइए हमारे देश में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं होता। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कोविड, हम सब लोगों ने बहुत बुरा समय कोविड का देखा, और एक ऐसा समय देखा कि जब ऑक्सीजन की कमी थी। और आप विश्वास नहीं करेंगे, ऑक्सीजन की कमी इसलिए नहीं थी कि हमारे देश में ऑक्सीजन निर्मित नहीं हो रहा था। हमारे देश में जितना ऑक्सीजन निर्मित हो रहा था उसमें से केवल 1% ही, एक सेकंड आइए, आप सुदीन धवलीकर जी है, गोवा राज्य में आप राज्य ऊर्जा के मंत्री ऊर्जा मंत्री, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के आप प्रेसिडेंट हैं, राज्य के ऊर्जा मंत्री हैं। आपका खूब स्वागत है। मैं बता रहा था, मैं पूरा करता हूं उस बात को। तो ऑक्सीजन की इस देश में कमी मैन्युफैक्चरिंग की नहीं थी,
जितना ऑक्सीजन इस देश में बनता है उसमें से केवल 1% हम यूज कर रहे थे हेल्थ पर्पज के लिए, केवल 1%। अगर 100 टन बनता था तो केवल 1 टन हमको चाहिए था हेल्थ पर्पज के लिए। सबसे बड़ी समस्या थी कि हम ऑक्सीजन को यहां से वहां ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। और उस समय जब 3 महीने बहुत एक टास्क फोर्स बनकर काम हुआ तो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि ऑक्सीजन वाली जो व्हीकल होती है, टैंकर्स होते हैं, वो चलाने के लिए ड्राइवर को स्पेशल ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो हमारे पास टैंकर्स और ड्राइवर्स की कमी थी और कोई कमी नहीं थी। और इसलिए हमको चलाते समय टैंकर भरकर ड्राइवर चला के ले जाता था और ड्राइवर को हम एयरक्राफ्ट से एयरलिफ्ट करके वापस लाते थे और दोबारा ट्रक चलाते थे और उसको फ्लाइट में 2 घंटा 3 घंटा सुलाते थे। तो हमारे देश में सही कमी थी। मैं उदाहरण ये इसलिए देना चाहता हूं कि कोविड जैसे समय में हमें महसूस हुआ कि जब तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक हमारी ये डिलीवरी मैकेनिज्म स्ट्रांग नहीं होंगे, तब तक हम कैसे हमारे देश के लोगों को सुविधाएं देंगे। और जब तक हम सुविधाएं नहीं दे पाएंगे, कैसे हम एक्सेसिबिलिटी बढ़ाएंगे। अगर हम लोगों को एक एक्सेस नहीं दे पाएंगे, सुदीन जी यहाँ है, पिछले टर्म में वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, गोवा में कई ऐसे छोटे छोटे गांव थे जहां सड़क नहीं बनी थी। आज गोवा में 5 साल बाद सड़क बनाने के लिए जगह नहीं बची है। गोवा में इतनी सड़कें बनी है, 50,000 करोड़ से ज्यादा का काम गोवा में हुआ है। तो मुझे लगता है उसके कारण जो एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है, उसके कारण जो टूरिज्म बढ़ा है, उसके कारण जो रोजगार की नई नई संभावनाएं बढ़ी है। फॉर एग्जाम्पल, आप सब लोगों ने गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्रा को, हम सब लोग जानते हैं नदी को, उसको नदी क्या, वो तो एक अथांग सागर जैसा है। उस ब्रह्मपुत्रा पे उस ब्रिज का नाम अभी भारत रत्न भूपेंद्र हजारिका ब्रिज दिया गया है। तो उस ब्रिज, वो लगभग 9.5 किलोमीटर का देश का वन ऑफ द बिगेस्ट लॉन्गेस्ट ब्रिज है। और उस ब्रिज पे आप चलना शुरू करते हैं तो कोहरे के दिनों में ब्रिज का दूसरा कोना आपको दिखता नहीं है, क्योंकि इतना कोहरा होता है, आपको कोहरे से अंधेरे में आप जा रहे हैं ऐसा लगता है। लेकिन उस एक ब्रिज बनने के कारण लोगों का 165 किलोमीटर का फेरा बचा है, 165 किलोमीटर। इमेजिन द इम्पैक्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर डज ऑन द डेली लाइव्स ऑफ पीपल। आसाम में ही एक छोटा आइलैंड है जहां से आसाम के अभी जो शिपिंग मिनिस्टर है सोनवाल जी, वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। केवल 40,000 लोग है, वो आइलैंड है, ब्रह्मपुत्रा का दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है वो। वहां 40,000 लोग रहते हैं, उनको केवल नदी से ही वो जा सकते थे। उनके लिए एक ब्रिज बन रहा है। आप इमेजिन करिए, 40,000 लोग जब चाहे तब आ ही नहीं सकते थे जमीन पे पिछले 75 साल में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का ये जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है देश के विकास के लिए, ये उसको अगर मैं आज की भाषा में कहना है तो हम एयरक्राफ्ट भले ही ले लेंगे, लेकिन रनवे नहीं होगा तो हम टेक ऑफ कैसे कर पाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश को टेक ऑफ के लिए रनवे देने का काम करता है। बिल्कुल, आपने जो बात कही, टेक ऑफ के लिए रनवे की जो बात कही, और डेवलपमेंट के संदर्भ में जो लीफ फ्रॉग एक टर्म इस्तेमाल होती है, वो अंग्रेजी की है। मुझे लगता है अटल जी ने उस सोई हुई शक्ति को जगाया, और उसे लीफ फ्रॉग नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा सड़क निर्माण विकास के लिए जो हनुमान छलांग लगाई है इस देश ने, वो अटल जी की देन है। और उसको उस पोटेंशियल को समझते हुए ये देश आगे बढ़ रहा है। आप जैसे नीति विशेषज्ञ अपना उसमें योगदान दे रहे हैं। मुझे लगता है कि पूरे देश को साथ लेके और इसके विषय में जानकारी को साझा करते हुए कि ये कितना बड़ा काम है, ये दोनों काम करते हुए अगर हम चलेंगे तो आने वाले समय में दुनिया में सबसे बड़े रिकॉर्ड ही नहीं बनाएंगे। इसके कारण जो यश मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, वो भी भारत के ही खाते की है, और उसकी गाथा अटल जी ने ही लिखी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। आज आपने अपने अतिव्यस्त शेड्यूल में से समय निकाला, आपको निकलना है ये भी मुझे पता है, रात को ही आपको पहुंचना भी है। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू। धन्यवाद हितेश जी। इनफैक्ट एक, जैसे आपने कहा बिल्कुल सही है, मैंने शुरुआत में कहा माननीय अटल जी ने जो नींव रखी, उसके कारण सड़क बनना या रेलवे बनना ये एक पार्ट है, ये जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देखने की बात है। लेकिन जैसे मैंने कहा, उन्होंने देश को बड़ा सपना देखने की हिम्मत दिलाई, और मुझे लगता है वो उनका गवर्नेंस में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। चाहे वो सड़क निर्माण का कार्यक्रम हो, चाहे वो पोखरण में एटॉमिक टेस्ट हो, न्यूक्लियर टेस्ट हो, उसके कारण इस देश ने बड़ा सपना देखने की और अपने दम पर वो सपना पूरा करने की हिम्मत अटल जी ने दी। और मुझे लगता है ये उनका कंट्रीब्यूशन है जो दुनिया में फिर कोई शायद नहीं कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया। मैं पांचजन्य और पूरी टीम का बहुत बहुत आभारी।